नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे भाषा शिक्षण की विधियां। और इस क्लास में अपनों ने हिंदी भाषा से संबंधित शिक्षण विधियों को शुरू किया था। और पिछली क्लास में अपनों ने पद्य शिक्षण से संबंधित कुछ विधियों का अध्ययन किया और आज अपन उन्हीं विधियों को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और अपन पढ़ रहे हैं इस क्लास में भाषा शिक्षण। और भाषा शिक्षण में भी अपन किसकी विधियां पढ़ रहे हैं? अपन पढ़ रहे हैं पद्य शिक्षण की विधियां। पद्य शिक्षण की विधियां, पद्य शिक्षण की अनेक विधियों को अपनों ने देखा, जिनमें अपनों ने लगभग महत्वपूर्ण विधियों को देख लिया है। व्याख्यान विधि, अभिनय विधि, गीत अभिनय विधि, यानी जिसमें गीत में अभिनय को शामिल किया जाता है, इसलिए उसको गीत अभिनय कह देते हैं। इसके साथ साथ अर्थबोध विधि, व्याख्यान विधि, खंडान्वय, दंडान्वय, यानी लगभग महत्वपूर्ण विधियों का अध्ययन अपनों ने इस क्लास में कर लिया है। परंतु मैं आपको बता देती हूँ कि कुछ और विधियां भी है जो पद्य शिक्षण हेतु प्रयोग में लाई जा सकती है। तो उनमें अगर अपन बात करें कौन कौन सी महत्वपूर्ण समझी जा सकती है, तो उनकी अपन बात करते हैं। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं इस क्लास में तुलना विधि। तुलना विधि, अब पद्य शिक्षण की ये जो तुलना विधि है, ये क्या कह रही है, इसमें किस प्रकार से अध्यापन या शिक्षण करवाया जाता है? तो देखिए, सबसे पहले तो शिक्षक क्या करता है? शिक्षक एक कविता का वाचन करता है। शिक्षक एक कविता का सहस्वर वाचन करता है और सहस्वर वाचन के बाद कविता में क्या किया जाता है हम जानते हैं। शिक्षक सहस्वर वाचन करता है और सहस्वर वाचन के बाद वो उसका भावार्थ स्पष्ट करता है, उसका भावार्थ बता देता है। और उसके बाद यदि अपन बात करें तो शिक्षक वैसी ही जैसी ये कविता थी उसी प्रकार की विषय वस्तु से संबंधित एक अन्य कविता का भी सहस्वर वाचन करता है। अन्य कविता का भी क्या करता है? सहस्वर वाचन करता है। और जैसे ही वो इस कविता का भी सहस्वर वाचन कर देता है तो उसका भी वह भावार्थ कर देता है। ठीक है। अब ये दोनों जो कविताएं हैं, यहां पर मैं आपको बता देती हूं कि विषय एक होगा। विषय एक, जैसे अपन बात करें कि पद्य शिक्षण है, ठीक है, तो पद्य शिक्षण में प्रश्नोत्तरी विधि से संबंधित ही दो विधियां प्रयोग में लाई जाती है, एक तो खंडान्वय, एक दंडान्वय। ठीक है, तो अपनों ने क्या किया? सबसे पहले तो खंडान्वय विधि को अच्छे से पढ़ लिया, यानी उसको पढ़ भी लिया, उसका भावार्थ वगैरह पूरा समझ लिया। इसी प्रकार से अपनों ने दंडान्वय विधि को भी अच्छे से पढ़ लिया, भावार्थ भी समझ लिया, अर्थात तो उसको अच्छे से समझ लिया कि प्रयोग में कैसे लाया जाना है। तो यहाँ पर जहां पर ये दोनों प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, दोनों प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, तब दोनों ही कविताओं से संबंधित, दोनों से संबंधित तुलनात्मक प्रश्न किए जाते हैं। तुलनात्मक प्रश्न किए जाते हैं किससे? विद्यार्थी से। विद्यार्थी से तुलनात्मक प्रश्न किए जाते हैं और यही विधि कौन सी विधि मानी जाती है? तुलना विधि मानी जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें तुलना की जाती है और दो कविताओं को लिया भी इसी प्रकार से जाता है। मतलब कि दोनों का मूल विषय एक है, परंतु बाद में कुछ जगहों पर उन दोनों में अंतर पाया जाता है। तो जैसे अपन साइकोलॉजी में पढ़ते हैं वृद्धि एवं विकास में अंतर, तो वृद्धि व विकास दोनों वैसे देखें तो मूलतः एक ही प्रकार के, और अपन देखते हैं कि सामान्य आम बोलचाल की भाषा में अपन दोनों को एक ही अर्थ में लेते हैं, परंतु उनमें दोनों में अंतर होता है। उसी प्रकार से एक शब्द यदि अपन देखें तो उद्देश्य व लक्ष्य। अब उद्देश्य और लक्ष्य को लगभग आम बोलचाल में अपन एक ही अर्थ में प्रयोग में लेते हैं, जबकि दोनों में एक सूक्ष्म अंतर भी होता है। तो उसी प्रकार का विषय लिया जाता है, इसी प्रकार की कविताएं ली जाती है जो कहीं न कहीं समान भी है और किसी न किसी रूप में असमान भी है। ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल ही विपरीत।
अब मान लीजिए कि अपन हिंदी को ही यदि देखें तो हिंदी के साहित्य में कुछ तो हिंदी के साहित्य को या हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में बांटते हैं अपन। एक तो सबसे पहला काल तो आता है आदिकाल, और उसके बाद भक्ति काल निकल गया, रीति काल निकल गया, उसके बाद आ जाता है आधुनिक काल। अब यहाँ पर अपनों ने क्या किया कि भाई आदिकाल की एक रचना ले ली और एक आधुनिक काल की रचना ले ली। अब इन दोनों की अपन तुलना कर रहे हैं, जो न तो किसी विषय में संबंधित है, न कहीं कोई प्रवृत्तियां विशेषताएं, कहीं भी कोई भी समानता नहीं है, तो उनकी तुलना नहीं की जाएगी। ये अपने को ध्यान में रखना है। इन दोनों कविताओं का, पहले एक कविता का सहस्वर वाचन भावार्थ किया, दूसरी कविता का सहस्वर वाचन किया, भावार्थ किया, तो इन दोनों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी न किसी रूप में समानता भी होनी चाहिए, असमानता भी होनी चाहिए, ताकि अपन दोनों को तुलनात्मक रूप में पढ़ सकें। भाई सबसे पहले तो अपनों ने अर्थ देख लिया, फिर अपन तुलनात्मक प्रश्न करेंगे कि भाई इसमें क्या चीज थी, इसमें क्या चीज थी, इसमें इससे क्या अलग था और इसमें इससे क्या अलग था, और इस प्रकार से अपन अंत तक उन दोनों ही कविताओं को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये विधि कौन सी होती है? तुलना विधि होती है। देखिए, एक जैसे यानी कहीं ना कहीं समानता व असमानता वाली कविताएं अपने को ढूंढनी होगी। यानी शिक्षक क्या करेगा? शिक्षक सबसे पहले कविता का चयन करेगा, कविता चयन करता है, कविता चयन करके फिर दोनों से संबंधित भावार्थ जो होता है उससे संबंधित उन दोनों के तुलनात्मक प्रश्न निर्माण करता है कि वे दोनों में कौन कौन से प्रश्न है वो हो सकते हैं, और दोनों किस किस रूप में, मौलिक रूप में दोनों में अंतर किया जा सकता है। तो इस प्रकार से शिक्षक बाद में फिर इनके प्रश्न भी तैयार करता है, प्रश्नों का चयन भी करता है। तो इसलिए इस विधि में शिक्षक को परिश्रम अधिक करना पड़ता है, परिश्रम अधिक करना पड़ता है, परंतु रुचिकर होती है। क्यों? क्योंकि अपनों ने 2 कविताएं पढ़ी और फिर दोनों कविताओं में तुलनात्मक कोई चीज में देख लो, तुलना कहीं भी की जाए, क्लास में यदि अपन तुलनात्मक रूप लेकर आते हैं तो हमेशा ही रुचिकर होगा। ये विधि है वो रुचिकर होगी, परंतु शिक्षक को परिश्रम बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। और ये विधि भी है वो स्तर के लिए, यदि अपन देखें तो उच्च स्तर के लिए ही उपयोगी हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं वो तुलना करने में सक्षम नहीं होते, समर्थ नहीं होते, तो इसलिए उच्च स्तर पर इस विधि को प्रयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, मेन बात तो ये होगी। सबसे पहले तो अपन तुलना विधि पढ़ रहे हैं। तुलना विधि में शिक्षक एक कविता का वाचन करता है, भावार्थ बताता है, फिर उस जैसी ही कुछ जगहों पर एक जैसी समान अर्थ वाली कविता को लेकर आता है, उसका सहस्वर वाचन भावार्थ करता है, उसके बाद दोनों से संबंधित तुलनात्मक प्रश्न विद्यार्थियों से करता है। ये इसकी प्रक्रिया है। ठीक है, प्रश्न विद्यार्थी बताते जाते हैं, यहाँ पर क्लास कंप्लीट होगी। एक तो इस विधि में शिक्षक को मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि 2 कविताएं ढूंढनी पड़ेगी, उससे संबंधित प्रश्नों का निर्माण करना पड़ेगा, तो शिक्षक को मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। परंतु एक तो ये रुचिकर विधि है, दूसरा ये उच्च स्तर के लिए उपयोगी है। तीसरी बात, तुलना अपन किसके माध्यम से कर सकते हैं, किस प्रकार की कविताएं हो, या तुलना किस किस के बीच में की जा सकती है। इस संबंध में यदि अपन बात करें कि तुलना किस किस के बीच में की जा सकती है, तो यहां पर आप देखिए तुलना है वो एक कवि हो और उसकी भी एक ही भाषा हो, एक कवि की एक भाषा में रचित 2 कविताओं के मध्य तुलना हो सकती है। ये भी हो सकती है। आप एक ही कवि की, मान लीजिए कि जब कबीरदास जी को ले लीजिए, तो कबीरदास जी ने यहां पर ये कहा जबकि यहां पर ये कहा। मान लीजिए कि अपन मानते हैं कि कबीरदास जी जो धार्मिक आडंबरवाद के कट्टर विरोधी थे,
ये चाहे हिंदू धर्म हो चाहे मुस्लिम धर्म हो, दोनों का ही विरोध करते थे। अब एक ही कवि है और एक ही कवि से संबंधित अपनों ने यूं बता दिया, वे कबीरदास जी धार्मिक आडंबरवाद का विरोध करते थे। वो एक तरफ जहां मुस्लिम धर्म के लिए लिखते थे कि कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए, तांचड़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए, और वही कबीरदास जी दूसरी जगह हिंदू धर्म के लिए भी ये लिखते हैं कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते या चाकी भली पीस खाए संसार। यानी एक ही कवि की इस प्रकार से दो कविताओं के मध्य भी तुलना हो सकती है। ठीक है, एक ही कवि एक ही भाषा और उसी की दो कविताओं के मध्य, दो पदों के मध्य तुलना की जा सकती है। एक तो ये हो सकती है। दूसरा, एक कवि, परंतु हमारे कवि लोग बड़े विद्वान लोग हुए हैं, एक ही कवि को 6-6, 7-7 भाषाओं का ज्ञान हो जाता है। कम से कम 3-3, 4-4 भाषाएं तो सबको आती थी। और यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे हिंदी के कवि है वो कुछ तो ऐसे थे जो पहले उर्दू में काव्य रचना करते थे, बाद में हिंदी में आ गए, और कुछ ऐसे थे जो इंग्लिश से एमए होकर, इंग्लिश भाषा के होकर और फिर हिंदी में काव्य रचना कर रहे हैं। तो लगभग 2 भाषाएं तो सबको आती है, परंतु बहुत सी भाषाएं भी आती है। तो यहाँ पर अपन एक कवि की अलग अलग भाषाओं से संबंधित, अलग अलग भाषा में रचित 2 कविता को भी ले सकते हैं, 2 कविताओं को भी अपन ले सकते हैं, उनके मध्य भी तुलना की जा सकती है। इसके साथ साथ एक रूप ये भी हो सकता है। कौन सा हो सकता है? अलग अलग भाषा, अलग अलग भाषा में रचित अलग अलग कवियों की कविता, ये भी हो सकता है। अब मान लीजिए कि भारतेंदु हरिश्चंद्र है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने देश के संबंध में देश हित व देश प्रेम की रचनाएं रची थी। ठीक है, अब भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन सी भाषा में लिखा था? हिंदी खड़ी बोली में लिखा था। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, और उसी प्रकार से प्रेमचंद जी यदि देखें तो प्रेमचंद जी भी हिंदी के प्रमुख कवि माने जाते हैं, परंतु ये पहले उर्दू में रचना करते थे। और उर्दू में इन्होंने जो लिखा था सोजे वतन नाम से इन्होंने एक रचना की थी, जिसमें वतन से संबंधित, देश प्रेम से संबंधित भावनाओं का जो विश्लेषण किया गया था। अब उस रचना में इन्होंने देश प्रेम व देश हित की बात की थी और अंग्रेजों का विरोध किया था, और इसी कारण अंग्रेजों द्वारा इस रचना को जब्त कर लिया गया था। और उस समय के बाद ही ये फिर हिंदी में आए और प्रेमचंद हो गए। पहले ये नवाब राय के नाम से लिखते थे। तो यहाँ पर जो है वो अपन प्रेमचंद जी और भारतेंदु जी की, इन्हीं दोनों, भारतेंदु जी की तो लगभग सारी रचनाएं ही देश हित देश प्रेम की है, तो कोई एक इनकी कविता हो जाए, कहानी हो जाए या कुछ भी हो जाए। और मान लीजिए कि एक गद्य रचना भारतेंदु की ले लो, एक गद्य रचना प्रेमचंद जी की ले लो। गद्य रचना में प्रेमचंद जी का सोजे वतन और भारतेंदु जी की ले ली। अब दोनों में तुलना करो तो प्रेमचंद जी का तो उर्दू में है और भारतेंदु जी का हिंदी में है, हिंदी खड़ी बोली में है। तो दोनों अलग अलग तो कवि हो गए और दोनों की अलग अलग ही भाषा होगी, परंतु उसमें उन्होंने देश हित व देश प्रेम से संबंधित नारे लगाए। फिर भी एक अंतर है। अंतर क्या है कि इन्होंने अंग्रेजी शासन का खुला बहिष्कार किया था, तो इस क्षेत्र में, इस दिशा में अलग हो जाता है, तो उनकी भी तुलना की जा सकती है। तो इस प्रकार से हम तुलना विधि को 3 रूपों में ले सकते हैं। एक ही कवि की एक ही भाषा में रचित 2 कविताएं, एक कवि की अलग अलग भाषा में रचित 2 कविताएं, और अलग अलग कवियों की अलग अलग भाषा में रचित कविताओं को भी अपन इस विधि के अंतर्गत ले सकते हैं। तो उम्मीद करती हूं कि आपको ये विधि समझ में आई होगी, परंतु फिर भी अपन लिखकर भी इसको समझ लेते हैं किस प्रकार से ये विधि चलेगी या किस प्रकार से इस विधि को अपन समझ सकते हैं। तुलना विधि, सबसे पहले तो ये नवीन विधि है।
अपन खंडान्वय दंडान्वय में पढ़ रहे थे कि वो प्राचीन विधि है। ये भाषा शिक्षण की या पद्य शिक्षण की नवीन विधि मानी जाती है। दूसरी बात, यदि इससे संबंधित ही अपन देखें तो मैंने अभी आपको बताया था कि ये उच्च स्तर हेतु उपयोगी है, उपयोगी है। आगे यदि अपन बात करें तो इस विधि द्वारा शिक्षण को रुचिकर बनाया जाता है। ठीक है। और उसके बाद इस विधि में शिक्षण हेतु शिक्षक को परिश्रम अधिक करना पड़ता है। ये लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं आगे। जो आपको अभी बातें बताई गई थी वो सारी की सारी इसमें पिरो दी गई है, आप अच्छे से देख सकते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं प्रक्रिया की। इसकी प्रक्रिया क्या होती है? इसकी प्रक्रिया ये होती है कि शिक्षक सर्वप्रथम एक कविता का सस्वर वाचन करता है। तत्पश्चात वह उसका भावार्थ बताता है। उसके बाद वह उसी प्रकार की अन्य कविता का सस्वर वाचन करता है तथा उसका भी भावार्थ बताता है। स्क्रीनशॉट लीजिए। 2 कविताएं पढ़नी है, दोनों कविताओं को अपने को क्या करना है? वाचन करना है और इसके साथ साथ दोनों का अर्थ बताना है। हो गया? उसके बाद क्या करना है अपने को? शिक्षक को क्या करना है? दोनों कविताओं का भावार्थ करने के पश्चात उनसे संबंधित तुलनात्मक प्रश्न किए जाते हैं। विद्यार्थी यदि उनका जवाब दे पाते हैं तो
शिक्षण सफल माना जाता है। ये लीजिए इसकी प्रोसेस कंप्लीट, इसकी प्रक्रिया है वो यहाँ पर पूर्ण होती है। दोनों कविताओं का भावार्थ बताओ और उसके बाद तुलनात्मक, दोनों कविताओं से संबंधित तुलनात्मक प्रश्न करो। विद्यार्थियों ने यदि जवाब दे दिया तो यहाँ पर शिक्षण सफल हो जाएगा। उसके बाद अपन वो चीज भी देख लेते हैं, मैंने आपको बताया कि तुलना 3 प्रकार से की जा सकती है। तो तुलना 3 प्रकार से संभव है। पहला, एक कवि की एक भाषा में रचित 2 कविताओं के मध्य तुलनात्मक अध्ययन। एक तो ये हो सकता है, और दूसरे की यदि अपन बात करें तो एक कवि की अलग अलग भाषाओं में रचित 2 कविताओं के मध्य तुलना। एक कवि की एक भाषा में रचित 2 कविताओं की तुलना हो सकती है, और एक कवि की अलग अलग भाषाओं में रचित 2 कविताओं की तुलना भी हो सकती है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद तीसरा भी अपन देख लेते हैं। तो तीसरे तुलना की यदि अपन बात करें तो अलग अलग कवियों द्वारा अलग अलग भाषा में रचित 2 कविताओं की तुलना। ये लीजिए, और इसी के साथ हमारी तुलना विधि कंप्लीट होती है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं अपन अगली विधि की तरफ। अगली शिक्षण की कौन सी विधि हो सकती है, तो वो भी अपन देख लेते हैं। देखिए, अगली विधि अपन पढ़ेंगे पद्य शिक्षण की समीक्षा विधि। पद्य शिक्षण की कौन सी विधि? समीक्षा विधि। ये क्या विधि है, इसमें किस प्रकार से शिक्षण करवाया जाता है? तो देखिए, सबसे पहले तो यहां पर मैं आपको बता देती हूं कि शिक्षक जो है वो सहायक के रूप में रहता है। शिक्षक सहायक के रूप में रहता है। ये नहीं है कि भी शिक्षक कक्षा में गया, पढ़ाना शुरू किया, बच्चों को पूरा का पूरा पाठ पढ़ाया और वो आ गया, ऐसा नहीं होता। इसमें शिक्षक सहायक है। किस प्रकार से सहायक है? वो क्या करता है कि सर्वप्रथम तो जिस भी कविता का वाचन या जिस भी कविता का शिक्षण करवाना है, उससे संबंधित सबसे पहले तो पृष्ठभूमि तैयार करेगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करेगा? पृष्ठभूमि तैयार करता है। किसके लिए? कविता के लिए। कौन सी कविता?
जिसका शिक्षण करवाया जाना है। उस शिक्षण करवाई जाने वाली कविता के लिए पृष्ठभूमि तैयार करेगा। और फिर वो क्या करता है, जो बालक होते हैं या जो विद्यार्थी होते हैं उनको इस पृष्ठभूमि से जोड़ देता है। अब पृष्ठभूमि में क्या क्या चीज होती है, कवि होता है, ठीक है। कवि ने किस प्रकार की ये कविता लिखी है, इसके साथ साथ इस कविता में कौन कौन से भाव है, कौन कौन से विचार है, साथ साथ कवि ने कौन कौन से कल्पना तत्वों का इसमें विश्लेषण किया है या कल्पना तत्व इसमें शामिल किए हैं। वो सारी की सारी चीज कविता के संबंध में बालक को बता देगा। क्या करेगा, सीधा सा यदि अपन कहें, सीधी भाषा में कहें तो शिक्षक क्या करेगा, इस कवि से और इस कविता से बालक को या विद्यार्थी को जोड़ देगा, पूरी पृष्ठभूमि तैयार कर देगा कि भी इस प्रकार की ये एक कवि है, ऐसा कवि है, इसकी इस प्रकार की ये कविता है जिसके बारे में अपने को पढ़ना है। ये पूरी पृष्ठभूमि तैयार करके और बालक को दे देगा। बालक को देने के बाद वह क्या करेगा, वह ग्रंथों की सूची बता देगा, ग्रंथों की सूची, कि भाई इस कविता को यदि आप समझना चाहते हो तो इस पुस्तक में ये कविता उपलब्ध हो सकती है। ग्रंथ सूची बता दी और इसके साथ साथ इस कविता में जो तत्व लिए गए हैं वो कहां से लिए गए हैं और वो किन से संबंधित है, किन से प्रभावित है, तो उन सभी ग्रंथों का नाम भी बता देगा, यानी संदर्भ ग्रंथ सूची भी वो दे देगा। अब शिक्षक ने सारा काम कर दिया। शिक्षक ने क्या किया, कवि से परिचित करवा दिया, कवि के साथ जोड़ दिया, कविता के साथ जोड़ दिया, ग्रंथ बता दिए, किताबें बता दी, सारा का सारा काम कर दिया। अब शिक्षक उन किताबों को, जो इन्होंने ग्रंथ, संदर्भ ग्रंथ सूची दी है ना, जो पुस्तकें उन्होंने बताई है शिक्षक ने, वो विद्यार्थी स्वयं ही तो उन पुस्तकों को प्राप्त करेंगे और उन पुस्तकों को प्राप्त करके स्वयं ही उससे संबंधित शिक्षण करेंगे, स्वयं ही उनका अध्ययन करते हुए और ज्ञान अर्जित करेंगे। इसीलिए शिक्षक सहायक है, शिक्षक पढ़ाता नहीं है, सिर्फ सहायता करता है पढ़ने में। यहां भी कोई समस्या आए तो विद्यार्थी है वो आराम से शिक्षक की सहायता ले सकते हैं। जहां भी बालक को समस्या आई शिक्षक सहायता करता है, परंतु शिक्षक पूरा का पूरा पाठ अध्ययन इस विधि में नहीं करवाता। और चूंकि इसमें शिक्षक सहायक है, बालक मेहनत करता है तो वो क्रियाशील रहता है, वो एक्टिव रहता है, और जब बालक एक्टिव रहता है तो ये विधि भी रुचिकर हो सकती है। और आप ये भी देख रहे हैं कि इस प्रकार के शिक्षण में छोटे बच्चों को शिक्षण तो करवाया नहीं जा सकता, क्योंकि छोटे बच्चों को पुस्तकें बता दोगे वो क्या पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ेंगे। तो जाहिर सी बात है कि ये विधि भी उच्च स्तर के लिए ही लागू की जा सकती है। तो अपन देख लेते हैं इनको पूरा अच्छी तरीके से। शिक्षक क्या करता है, सहायक के रूप में रहता है। दूसरी बात, शिक्षक विद्यार्थी को कवि से जोड़ता है। विद्यार्थी को किससे जोड़ेगा, कवि से जोड़ेगा। शिक्षक विद्यार्थी को कवि व कविता संबंधी पृष्ठभूमि तैयार करके देता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं आगे। पृष्ठभूमि तैयार करके शिक्षक क्या करता है, विद्यार्थी को दे देता है। उसके बाद अगला काम शिक्षक का क्या होता है, देखते हैं आगे। अगला काम शिक्षक का होता है, उसने पृष्ठभूमि तैयार की, उसके बाद वह कवि तथा
कविता के भाव, विचार तथा कल्पना तत्व से विद्यार्थियों को परिचित करवा दिया। परिचित करवाएगा। परिचित करवाने के बाद वो क्या करेगा? उसके बाद वह कविता से संबंधित संदर्भ ग्रंथ सूची तैयार कर विद्यार्थियों को देता है। यहां पर प्रक्रिया पूरी होगी। शिक्षक का यानी टीचर का काम यहां पर खत्म है। उसने किताबें बता दी और ये जो कवि है और कविता है उससे उनको जोड़ दिया। अब आगे का काम किसका रहेगा? विद्यार्थियों को रहेगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं अपन आगे। अब यहां पर इसने क्या किया? पूरा का पूरा काम कर दिया शिक्षक ने तो अपना। अब विद्यार्थी क्या करेंगे? विद्यार्थी जो शिक्षक ने बताया है उससे संबंधित खोज कर स्वयं अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थी शिक्षक के बताए अनुसार विषय वस्तु का स्वयं खोज कर या विषय वस्तु की स्वयं खोज कर अध्ययन करते हैं। हो गया शिक्षण विधि कंप्लीट। अब जो महत्वपूर्ण बात है, एक तो इस विधि द्वारा शिक्षण रुचिकर होता है। दूसरी बात, विद्यार्थी सक्रिय रहते हैं। और तीसरी बात, उच्च स्तर हेतु उपयोगी है। ये लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। यहां पर समीक्षा विधि को भी अपनों ने पूरा किया है। और इसी के साथ पद्य शिक्षण की आज की क्लास में 2 विधियां कंप्लीट हो जाती है। एक तो तुलना विधि का अध्ययन अपनों ने किया और दूसरा समीक्षा विधि का अध्ययन अपनों ने किया। उम्मीद करती हूं कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।